हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं पवन कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी 90 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों में आता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज हम उस पर बात करेंगे। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं कि एटम्स क्या होता है, तो उसी के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया था डाल्टन ने, उसे हमको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा गया। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पिछले हमारे वीडियोस में पढ़ा है और देखा है कि मैंने आपको जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया, यानी रासायनिक संयोग के नियम, उसमें क्या था कि एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे थे, तो उन्हीं सब नियमों से जो भी लॉस है उनसे एक स्टेटमेंट निकाला जॉन डाल्टन ने सबसे पहले। ठीक है, तो वो क्या था? जॉन डाल्टन का ये इंग्लैंड के एक मार्चेंट कॉलेज में टीचर्स थे, वहां पे प्रोफेसर थे। ये मार्चेंट, इंग्लैंड के मार्चेंट कॉलेज में ये प्रोफेसर थे। तो वहां पर इन्होंने 1808 ईस्वी में, किस ईयर में? 1808 में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि एटम, जो भी एटम्स थे उनको इन्होंने सेंट्रीफाइज किया और रिएक्शन में देखा कि क्या होते हैं, उनका स्टेटमेंट देखा। तो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे वो ये बताया कि मैटर जो आपके पास एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट या मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ऐसी बात। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट है जो ये था कि मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यानी इसका जो पहला स्टेटमेंट होगा, इसमें बताया कि मैटर इज मेड ऑफ, जो भी मैटर होता है वो मैटर कैसे बनता है, इस बात को इन्होंने बताया। क्या बताया कि मैटर इज मेड ऑफ, मैटर कैसे बनता है, कैसे होता है? मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। मैटर कैसे होता है? इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, क्या कहेंगे? एटम, जिन्हें एटम्स कहा है। जिन्होंने उसको क्या कहा? एटम। बताया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो डिवाइड नहीं होते। एक स्टेटमेंट में आपने ये बताया। सेकंड स्टेटमेंट इनका क्या था वो देखिए। दूसरी बात बताया कि जो ये एटम्स होते हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करते, यानी अपनी फेस को चेंज नहीं करते, अपना चेंज नहीं होते। रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो होते हैं, लेकिन रिएक्शन के दौरान ये अपना जो मैटर है वो एटम्स को चेंज नहीं होते हैं। देखिए, अगली बात इन्होंने बताया कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पहली बात इसमें यही बताया कि एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो दे आर कैन नॉट डिवाइड, इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो दूसरी बात अगर हम बात करें यहां पर, दे आर नॉट डिवाइडेबल, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और फिर अगला बात इसने बताया कि दे आर पार्टिसिपेट
दे आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन ये चेंज नहीं होंगे। क्लियर है? अगला देखिए, जो थर्ड स्टेटमेंट इनका था वो क्या था? थर्ड, अगला जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस पे इन्होंने बताया जो भी एटम होगा उस एटम के, अगर कोई भी हम एटम्स ले रहे हैं तो उस एटम में बताया कि एटम की जो सभी परमाणु, तो भी एटम या एक एलिमेंट ले लेते हैं तो उस एलिमेंट के सभी एटॉमिक मास, सभी एटॉमिक मास, साइज एंड एनी अदर प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। क्लियर है? बात ये क्या है, कोई भी आयन एलिमेंट ले लेते हैं, आयन एलिमेंट, आयन एलिमेंट, एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की बात की गई है, an element of all atomic mass, size and other properties are same। क्लियर? यानी किसी भी एलिमेंट की, अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं तो एक एलिमेंट की सभी एटॉमिक मास, साइज एंड एनी अदर प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लियर? किसी एक तत्व की बात की गई तो उसमें जितने भी उसके एटॉमिक मास और साइज एंड एनी अदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी सेम होंगी। अगली बात की गई है। नेक्स्ट वाला देखिए, जो फोर्थ है वो क्या है कि जो डिफरेंट एलिमेंट के लिए बात की गई है उनके लिए क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की बात की गई है, डिफरेंट एलिमेंट जिनकी एटॉमिक मास सेम होते हैं। ठीक है? डिफरेंट एलिमेंट की जो एटॉमिक मास व एनी अदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट कुछ ऐसे ले लिए गए जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हैं तो उनकी अदर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी या डिफरेंट एटॉमिक एलिमेंट। तो यहां पर क्या है, हम यही बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट have different atomic mass and other properties। क्लियर? डिफरेंट एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो, डिफरेंट है। क्लियर है? जब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं, एज देखिए जैसे आपने क्या ले लिया, Na ले लिया और दूसरा हम एलिमेंट कार्बन ले लेते हैं, ये दोनों कार्बन है, सोडियम और कार्बन दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जो अगला पॉइंट के लिए बात की वो क्या है, एक तो यहां से हमारे पास कुछ पॉइंट्स ये क्लियर हो गए। फिर नेक्स्ट बताया कि आपके पास अगर हम कि 2 और मोर एलिमेंट ले लेते हैं, 2 और मोर एलिमेंट, क्लियर है, 2 और मोर एलिमेंट ले लेते हैं तो वो आपस में कंबाइन होकर उनके एटम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर किसी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे,
more than two atom combine in fixed किसमें फिक्स रेशियो R for कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर दो एलिमेंट या उससे अधिक एटम्स की बात की गई है, वो आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं और कंबाइंड होने पर वो कॉम्प्लेक्स यानी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे किसी एक निश्चित रेशियो में। जब दो या उससे अधिक एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो कंबाइंड होने पर जो भी कंपाउंड बनाएंगे वो क्या जो बनेगा वो क्या होगा, वो एक कंपाउंड होगा। अगर उनको एक सर्टेन निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो अगला देखिए नेक्स्ट जो है वो पॉइंट क्या होगा जो इसमें बताया कि जो अगला है वो है एटम इज नॉट क्रिएट, एटम को बनाया नहीं जा सकता है और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात बताई गई। तो ये क्या है, ये है एटम cannot made and not be destroyed। क्लियर? एटम को बनाया भी नहीं जा सकता है और एटम को डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता है, यानी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास है उसको आप लोग देखिए क्या है, जो अगला पॉइंट जो बताया इन्होंने किसने, जॉन डाल्टन ने, वो ये बताया कि जो एटम छोटे छोटे एटम आपस में मिलकर कोई एक रासायनिक रिएक्शन दे सकते हैं, कोई एक केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। कैसे? कंबाइन होते हैं, यानी अगर डिफरेंट एटम्स लिए जाए तो वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और कंबाइंड होकर क्या दे देंगे, केमिकल रिएक्शन दे देंगे। या फिर डिफरेंट यानी डिफर होकर सेपरेटली भी अलग अलग एटम कंबाइंड होकर केमिकल रिएक्शन को दे सकते हैं। क्लियर? अब ये पॉइंट जो इनका था ये अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एटम है केमिकल रिएक्शन को जब फॉलो कर रहा है तो वो डिफरेंट टाइप्स है। कैसे? डिफरेंट टाइप्स, यानी एक तो ये स्टेट होती है कि वो कंबाइंड होकर जुड़ के आपस में बहुत सारे एटम्स हो आपस में जुड़कर केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। दूसरी बात वो अलग अलग भी मिलकर केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। तीसरी बात कि उनको पुनर्विन्यास करके फिर से उनको रिजर्व कर लिया जाए तो रिएक्शन को दे देंगे। क्लियर है? ये बात यहाँ पर बताई। तो अगला पॉइंट जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है, क्लियर हुआ, ये पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे कि इनके जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एप्लीकेशन क्या होंगे और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के एप्लीकेशन। तो आइए एप्लीकेशन देखते हैं क्या होंगे यहाँ पे। गाइस, तो अगला जो टॉपिक था वो है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एप्लीकेशन क्या थे, यानी ये किस किस को फॉलो करेगा उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि किस पर ये फॉलो करेगा। तो पहली बात ये जो लॉ है, ये जो थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस किस पर फॉलो करती है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को फॉलो करेंगे। क्लियर, उस पर अप्लाई होता है ये थ्योरी किस पर, उन दोनों पे अप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा दिस थ्योरी अगली बात क्या बताए कि दिस थ्योरी is applied to किस पे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and law of reciprocal proportional। क्लियर है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल को फॉलो करेंगे। दूसरी बात है जो सेकेंड पॉइंट, ये जो लॉ है ये मल्टीपल प्रोपोर्शनल को भी फॉलो करेगा। This theory is proved the multiple proportional। मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ को भी प्रूफ करेगी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो अगला पॉइंट था वो ये था कि जब कोई आप डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उसमें जो एटम्स होंगे उनके डिफरेंस को भी व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये किसको व्यक्त करेगा कि डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट, जो एलिमेंट है हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहां पर ये लिखोगे डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। क्लियर, डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम होते हैं, इस बात को ये प्रूफ करेगी। और अगली जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या था उस पर देखिए, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी, फंडामेंटल डेफिनेशन थी, उसको ये व्यक्त करेगा। क्लियर है, तो क्या है, इट इज सो द fundamental properties of matter, ये मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लियर है, उसको व्यक्त करेंगे। ये हमारे पास क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो हमारे पास अगला है वो लिमिटेशन, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस किस चीज का काम कर रही थी, उसके आगे काम नहीं करेगी। तो अगला जो है वो लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो लिमिटेशन इसकी क्या होंगी वो उसको ध्यान दीजिए। यहां पर लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे कि इनकी लिमिटेशन क्या क्या है, उस पर आइए देखते हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर रही। हाँ तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कि ये लिमिटेशन
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा जानना कि कहाँ पे ये फॉलो करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट, इसमें ये बताया गया कि जो भी एटम थे, एटम जो भी हैं वो अगर डिफरेंट मास के हैं तो भिन्न भिन्न जो एलिमेंट हैं, एटम्स हैं, उनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस, साइज और शेप, यानी साइज है और अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो पहले पॉइंट है, जो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट अगर हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स atomic mass, size and other properties जो भी हैं, other properties and other properties, जो भी other properties हैं उनको क्या करेगा, अदर प्रॉपर्टीज, और इसमें क्या है, वैलेंसी और डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ठीक है ना, ये सब डिफरेंट है, इसीलिए इनको ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा। क्लियर है? जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एटॉमिक मास उनके डिफरेंट हैं, साइज डिफरेंट है और अदर प्रॉपर्टीज या वैलेंसी डिफरेंट होने की वजह से उनको स्पष्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। क्लियर? उनको स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट जो वो है सेकेंड वाला, वो इस पर क्या है, देखिए ये उन सभी लॉ को फॉलो करेगा जो एटॉमिक मास से रिलेटेड है। क्लियर है? ये किसको, जो एटॉमिक मास से रिलेटेड है उन सभी लॉ को फॉलो करेगा और अदर गैसेस वाले को फॉलो नहीं करेगा। तो क्या है, यहाँ पर ये लिखोगे, दिस लॉ, दिस थ्योरी, this theory is applied या follow applied to the law of basis in mass, in atomic mass। क्लियर? जो यानी कि थ्योरी उन पर फॉलो करेगी, उन लॉ को फॉलो करेगी जो एटॉमिक मास से रिलेटेड है। अगला पॉइंट जो है वो क्या है, उसको देखिए। अगली नेक्स्ट लिमिटेशन इनकी क्या होगी उस पर हम बात कर रहे हैं। थर्ड लिमिटेशन है, ये उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएगा जिससे अणु बन रहे हैं। अणु कैसे बन रहे हैं, यानी एटम्स से मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं, इसको स्पष्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए ये भी बताया गया है कि ये एटम जो है उस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है जिससे एटम बनते हैं। तो दिस थ्योरी इज नॉट वैलिड, ये दिस थ्योरी इज नॉट वेरीफाइड द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या लिखोगे, पहले लिख लेते हैं, दिस थ्योरी is not follow the
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं उस बात की फॉर्मेशन को नहीं बता पा रहा, नहीं क्लियर कर सकते हैं। अगली पॉइंट जो इनका वो क्या है, यानी लिमिटेशन क्या होगी, उस पर बात कर रहे हैं। तो ये उस बात को भी क्लियर नहीं कर सकता है ये थ्योरी कि जो एटम है वो किससे बॉन्डेड है। एटम जो फोर्स लगता है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स लगने वाले फोर्स को भी ये प्रकृति उसकी नेचर उसका नहीं बता सकता। तो दिस थ्योरी इज नॉट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। यहां पर ये लिख लेते हैं, दिस थ्योरी is not verify the types of force between molecule। मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगा उसको भी ये नहीं बता पाएगी, जिससे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो रहते हैं उनके स्टेट को ये नहीं क्लियर कर सकती है थ्योरी। अगला पॉइंट देखिए, जो अगली नेक्स्ट लिमिटेशन है वो क्या होगी। तो ये थ्योरी उसमें मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट को भी नहीं बता पाएगी कि वो मॉलिक्यूल किस टाइप का है। तो यहां पर क्या है, this theory is not verified types of molecule। ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को भी नहीं बता पाएगी कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है। क्लियर है? यानी इस थ्योरी से हमें यह भी पता नहीं चल पाएगा कि मॉलिक्यूल्स हमारा किस टाइप का बन रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट जो है, अगली जो यहाँ पर लिमिटेशन है वो क्या होगी उसकी बात। ये थ्योरी इस बात को भी नहीं क्लियर कर पा रही है कि जो एटम्स में जो मॉलिक्यूल डिफरेंट है वो क्यों। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि एटम्स में मॉलिक्यूल डिफरेंट क्यों है, इस बात को भी क्लियर नहीं कर पा रहे। बट क्लियर हुई, एटम्स में जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में एटम डिफरेंट क्यों है, इसको भी क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा टॉपिक हुआ, और जो कंप्लीट था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन देखे और एप्लीकेशन के बाद में लिमिटेशन देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और नीचे अगर पसंद आया